इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में सपा के नेता की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बताते चले कि सपा नेता नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार लड़की को नौकरी देने के नाम पर रात में बुलाया गया था। लड़की को उसकी बुआ के साथ रात में बुलाया गया था। वहीं आपको बता दें कि यूपी 112 पर कॉल कर लड़की ने पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी और जिसके बाद लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में सपा के नेता को अरेस्ट किया गया है। तमाम जानकारी एसपी के द्वारा साझा की गई है। वहीं आपको बताते चले कि लड़की ने 112 पर फोन कर मदद मांगी थी। तो ये तमाम जानकारी जो है इस समय एसपी की ओर से दी गई है, पुलिस बल की ओर से दी गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि फिलहाल सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आ रही है। सपा नेता को नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों उत्तर प्रदेश का अयोध्या का जो मामला था वो अभी शांत नहीं हुआ था और इस बीच एक बार फिर से सपा नेता घिरते हुआ नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सपा नेता को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि युवती की जो कॉल है वो पुलिस के पास आई थी, जिसके बाद तमाम जो जानकारी है वो नाबालिग लड़की के द्वारा पुलिस को दी गई और जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और आपत्तिजनक स्थिति में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आ रही है। रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से विद्यालय पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उम्र क्या रही होगी आज तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब सिंह की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कर ली गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा मामले को दर्ज करते हुए अग्रिम जो कार्रवाई है उसको भी शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो यह है कि जो एसपी के द्वारा दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो नाबालिग है, जो पीड़ित है, उसके द्वारा कॉल किया गया था और जिसके बाद जो तमाम सूचना है वो दी गई और जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और जिसमें आपत्तिजनक परिस्थिति में सपा नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया है और जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या का जो मामला था उसने अभी जो है वो लगातार जो है तूल पकड़ा हुआ था और इस बीच एक बार फिर से सपा पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से भी सपा नेता को जो है जिस तरीके से अब घेरा जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक बार फिर से सपा पार्टी जो है वो आरोपों के
बीच में घिरती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से यह खबर सामने आई है और जिसके बाद अब सियासी पारा भी अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि सपा के नेता नवाब सिंह को कन्नौज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो भी जानकारी नाबालिग के द्वारा दी गई थी, तहरीर दी गई थी, उसको आगे देखते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राहुल चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राहुल, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा स्पष्ट तरीके से बताएं कि मामला क्या है। जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक अयोध्या में मामला हुआ था, जो कि सपा के बड़े नेता के द्वारा एक 12 वर्षीय लड़की के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। उसी घटना को दोबारा से दोहराने के लिए कन्नौज में भी ऐसी घटना घटी है, जहां सपा के नेता है ये नवाब सिंह, जिन्होंने बुआ के साथ में नाबालिग लड़की को नौकरी लगवाने के बहाने से बुलाया था, जहां पर उसके साथ में छेड़छाड़ की गई। बच्ची ने 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना के बाद में वहां पर पुलिस ने जाकर सपा नेता को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जी राहुल चौहान, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि अरेस्टिंग जो है वो हो चुकी है, अग्रिम जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? पुलिस की ओर से क्या कोई एक्शन बड़ा लेने की जो खबरें आमतौर पर अगर देखा जाता है, बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है वो बहुत चर्चित रहता है, तो क्या कोई ऐसी भी कार्रवाई हो सकती है? अभी इसमें प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सपा के नेता की मौके से गिरफ्तारी हो गई है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी जांच के आधार पर। अभी बच्ची का मेडिकल कराया जाएगा, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है वहाँ कि वो कार्रवाई सपा नेता के ऊपर की जाएगी। ऐसी जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें अभी जांच चल रही है, अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी सरकार इस समय एक्शन में है। ठीक है राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है, जहां सावन के चौथे सोमवार पर रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं ने नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। वहीं श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार माफ कीजिए जो है व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं आपको बताते चले कि 3 बजे भोर से ही मंदिर के धाम खोल दिए गए थे और शिव भक्तों ने यहां पर आकर सरयू नदी में स्नान भी किया। सावन के आखिरी सोमवार, माफ कीजिए आखिरी नहीं, जो ये चौथा सोमवार है, उसके चलते आज जलाभिषेक भी किया गया और जिसमें मठ मंदिरों में कई व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो देखी गई। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां सावन के चौथे सोमवार को जनपद के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। आपको बताते चले कि जिले के सभी शिव मंदिरों, भनवेरेश्वर, बालेश्वर, बाबा आनंदेश्वर, महादेव मंदिरों में खास तौर पर जो है भीड़ देखी गई। आपको बताते चले कि जगमोहनेश्वर धाम में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही लगी लंबे लंबे कतारें और जिसके बाद शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने जो चांदपुर में स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर है, वहां से सुबह से ही भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ था और इस मंदिर में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भक्त सावन के हर सोमवार को गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं और भगवान शिव को गंगा जल, बेलपत्र, दूध अर्पित करते हैं। आज ये बालेश्वर धाम में आज केलों का भंडारा हुआ है। अच्छा, किसके सौजन से हो रहा है? ये राधेश्याम मनोज कुमार कहाँ पर है भंडारा? ये बालेश्वर धाम।
लमसम कितने श्रद्धालुओं ने जो प्रसाद दिया? 1500 से लेकर 2000 के बीच में हो चुके हैं। शाम तक लमसम कितने लोग कर लेंगे? अभी 2500 से 3000 कर लेंगे। कितना केला बटेगा? अभी 101 पिकअप गाड़ी है। आज ये बालेश्वर धाम में अब खबर बिहार के लखीसराय से है, जहां पर सावन के चौथे सोमवार को लेकर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बताते चले कि सावन के महीने में भगवान शिव पर जलार्पण करने की काफी पुरानी परंपरा है। खासकर सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव पर जलार्पण करना काफी शुभ और जल्द ही मनोकामना पूरी होने वाला दिन भी माना जाता है। मंदिरों में कांवड़ियों का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। पूरा अशोक धाम मंदिरों मनो शिव में हो चुका है। मानो आप पूरा जो परिसर है वो भगवान के जयघोष से गूंजयमान है। आपको बताते चले कि सुबह मंदिर का पट खुलते ही कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर केसरिया में हो गया है। आपको बता दें कि महिला, पुरुष और बच्चे सभी जलाभिषेक करने के लिए उत्सुक थे। हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए थे। वहीं आपको बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई और जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके व्यापक इंतजाम किए गए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग के दौरान बर्बरता करने के मामला सामने आया था और जिसको लेकर देश भर के डॉक्टर समुदाय में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि डॉक्टरों के द्वारा लगातार इस घटना की निंदा की जा रही है और जिसका असर खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा ओपीडी सेवा को ठप करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं दी जाएगी तब तक स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर नहीं लौटेंगी। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर डॉक्टर के द्वारा यह भी बताया गया है कि जिस तरह से डॉक्टर के कार्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद पूरा समाज भयभीत हो गया है। इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। डॉक्टरों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से घटना हुई है उसमें पुलिस का सहयोगी बताने वाले संजय राय युवक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ममता सरकार के द्वारा फांसी की बात कही गई है, तो वहीं अलीगढ़ में डॉक्टर्स के द्वारा तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया। अगर फांसी नहीं दी गई तो बड़ा प्रदर्शन डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा, इसकी चेतावनी भी दी गई। स्ट्राइक की गई है क्या? हमारी स्ट्राइक आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो हमारी एक कलीग है उसके साथ जो पीड़ना हुई, रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके समर्थन में हमने ये स्ट्राइक एक दिन की लगाई है और इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि हम सारे डॉक्टर्स उसके साथ हैं। हम उसके लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो कोई भी हो। ये इस तरह की चीज़ें हम डॉक्टर्स अपनी लाइफ यहाँ पे दिन रात एक करके अस्पताल में हम मरीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी ड्यूटीज़ निर्धारित हैं, हमें 48 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे जो है 60 80 घंटे तक काम करते हैं। तो हम सेवा दे रहे हैं, उतनी सैलरी हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम सेवा दे रहे हैं अपने मरीज। तो जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि कोलकाता में जो भयावह घटना हुई थी उसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अस्पताल के भीतर परिसर में इस तरह की दर्दनाक हरकत को अंजाम दिया गया, आरोपी को लेकर इस समय पूरे डॉक्टर्स के बीच में, डॉक्टर समुदाय के बीच में आक्रोश व्याप्त है और जिसको लेकर देश के अलग अलग अस्पतालों में से डॉक्टर्स के जो धरने की और साथ ही साथ कहा जाए तो स्ट्राइक
स्ट्राइक की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर JNMC मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल कर दी गई है और जिसमें डॉक्टर्स की सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही साथ आरोपी के फांसी की मांग लगातार डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। देखिए, ये बेहद ही संगीन मामला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अस्पताल के भीतर जिस तरीके से युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और जिसके बाद उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई, तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक हरकत थी और जिसके बाद डॉक्टर्स के बीच में खास तौर पर जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ममता बनर्जी सरकार की ओर से लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इसके बाद भी आपको बताते चले कि डॉक्टर्स की एक ही मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके अलावा डॉक्टर्स के द्वारा फांसी की मांग आरोपियों के लिए की जा रही है और जिसके चलते इस स्ट्राइक का जो कहा जाए तो स्ट्राइक पर अब डॉक्टर्स निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षाओं को लेकर भी तमाम तरीके के जो प्रश्न चिन्ह हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि रायबरेली में भी बंगाल की आग पहुंच चुकी है, जहां पर कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि रायबरेली एम्स के रेजिडेंस डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल से एम्स में मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग अस्पतालों से डॉक्टर्स के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है, डॉक्टर्स के द्वारा जिस तरीके से हड़ताल पर डॉक्टर्स उतर चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अस्पताल में पूरे तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा चुकी हैं और जिसमें खासतौर पर अगर बात की जाए मरीजों की, तो उनके उपचार में भी तमाम तरीके की जो अब असुविधाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और वहीं आपको बताते चले दूसरी ओर डॉक्टर्स का लगातार यही कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आरोपियों के खिलाफ जिस तरीके से कोलकाता में जो दर्दनाक हादसा, माफ कीजिए, घटना हुई, उसके बाद डॉक्टर्स की यही मांग है कि आरोपियों के खिलाफ फांसी की कार्रवाई की जाए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी जुड़ गए। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर उतर गए हैं और ये तस्वीरें रायबरेली से सामने आई हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? एक MBBS डॉक्टर की रेप के बाद, हत्या के बाद जो है ये आग जो है धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और आज रायबरेली एम्स में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो है वो पूरा कामकाज ठप करके उन्होंने हड़ताल की और कैंडल भी जलाई। उनकी मांग है कि आरोपियों को जो है वो फांसी की सजा हो। हालांकि ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाएगी। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन ये आज जिस तरह से पूरे देश में फैलती जा रही हो, निश्चित जो है जैसे रायबरेली एम्स में आज डॉक्टरों ने हड़ताल की बड़ी संख्या में, तो वहां पर मरीजों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ रायबरेली एम्स में रायबरेली के अगल बगल जो 6-7 और जनपद है वहां से भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। तो कहीं न कहीं इस हड़ताल का असर उन मरीजों पर भी साफ देखा जा रहा है जिनको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जी, अगर एम्स के जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल की जा रही है, तो डॉक्टर्स की ओर से क्या कहा जा रहा है कि हड़ताल जो है वो कब तक जारी रहेगी या फिर किस तरीके का उनकी ओर से जो मांगे हैं वो सामने आ रही हैं? जी, डॉक्टरों की ये मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा हो, लेकिन ममता सरकार पहले ही बोल चुकी है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाएगी। लेकिन जिस तरह से MBBS डॉक्टर की रेप के बाद जो है वो निर्मम हत्या करी गई है, वो आक्रोश जो है वो लोगों का थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और ये आग जो है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई है। ठीक है ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नाहटोर से है, जहां पर दो महिला अपने आप को मदरसे की टीचर बताकर सरकार से बच्चों को मुफ्त पैसा दिलाने के नाम पर घर से ले गईं और फिर सुनार की दुकान पर ले जाकर बच्चों के कान से बालियों को कटवा दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि यह कहकर बच्चों को वह घर भेज दिया गया कि आप अपने अपने घर चलो, हम आ रहे हैं। और ये सारी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आपको बताते चले कि फुटेज से महिलाओं की पहचान का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है और ऐसा ही मामला कुछ 4 महीने पहले बिजनौर जनपद के अफजलगढ़ में भी देखने को मिला था। तो देखिए, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस तस्वीरों में जो महिलाएं दिख रही हैं ये आम महिलाएं नहीं है, बल्कि ये कुख्यात अपराधी हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि ये इतनी शातिर हैं कि ये लगातार इस तरीके का जो एक गिरोह है वो काम कर रहा है, जिसमें कि पहले ये महिलाएं बहला फुसलाकर बच्चों को अपने साथ लेकर आती हैं और जिसके बाद जो बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चों के द्वारा जो भी छोटी मोटी ज्वेलरी उनके द्वारा पहनी हुई होती है, ये उनको सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती हैं। हालांकि आपको बताते चले कि ये महिलाएं इतनी शातिर होती हैं कि उन्हीं बच्चों को अपने निशाने पर लेती हैं जिन्होंने आमतौर पर ऐसा कुछ पहन रखा हो या फिर उनके पास ऐसी कोई चीज जो है वो उन्हें दिखती है जो कि मूल्यवान हो या फिर कह सकते हैं कि जो उनके लिए फायदेमंद हो। और इसी मामले में ऐसा ही हुआ। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में आप 2 महिलाओं को देख सकते हैं जो कि पहले इन बच्चों के घर पर जाती हैं और जिसके बाद ये वहां पर उनके परिजनों से बात कर उन्हें मनाती हैं कि हम मदरसे की टीचर्स हैं और हम मुफ्त में आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। जिसके बाद जो भोले भाले परिजन होते हैं वो भी अपने बच्चों को भेज देते हैं और जिसके बाद मदरसे तक तो नहीं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो इन दोनों बच्चों को लेकर सुनार के पास पहुंचती हैं और जो इन्होंने बाली पहनी होती है उनको सुनार के पास बेच दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि यह अलीगढ़ से पहला मामला नहीं है। ऐसी जो एक घटना थी वो पहले भी 4 महीनों पहले भी जो है सामने आ चुकी है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन महिलाओं के द्वारा समय समय पर जब भी इन्हें मौका मिलता है तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आशंका जताई जा सकती है कि इस गिरोह में और भी महिलाएं इस तरीके का काम कर रही हो। खबर अलीगढ़ से ही है। आपको बताते चले कि नगर निगम और प्रधानी क्षेत्र को लेकर हर रोज तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर विकास की जब बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्र को प्रधानी का क्षेत्र बताया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जब अतिक्रमण की बात आती है तो नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान का हवाला दिया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों के दौरान जो है नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनके द्वारा अपनी दुकानों के पास ताकत रखते हैं और जिनको लेकर नगर निगम के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं, जबकि समस्या से निजात ग्रामीणों को नहीं दिलाई जाती है। और जब भी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जाती है तो ग्रामीणों को इस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बताकर रानी तारा से विकास कार्य और जलवायु से मुक्ति दिलाने का हवाला दिया जाता है, लेकिन लंबे समय से आज तक ग्रामीणों को जलवायु की समस्या से भी निजात नहीं मिल पाई है। मेरा नाम मोहम्मद अनस। आपका चालान काटा है? जी, चालान काटा है 200 रुपए का। किस तरीके का? ये तखत बाहर है इसलिए काटा है इन्होंने। जी, तो आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, इन्होंने गलत काटा है हमारा चालान। इधर प्रधानी में आता है ये प्रधानी में आता है? जी, अच्छा, प्रधानी में आता है ये। प्रधानी में आता है, उसके बावजूद भी जी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है? जी, प्रधानी में आता है ये हिस्सा। अच्छा, ये प्रधानी में आता है। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के द्वारा? कुछ नहीं कहने जाएंगे, गलत हमारा चालान काटा है इन्होंने, गलत चालान काटा है इन्होंने। कोई अधिकारी बना भी नहीं है? कोई अधिकारी नहीं है, ये अकेले आए हैं बस। जी, कोई अधिकारी नहीं। जी जी, अकेले आए हैं ये लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस है। किससे हो रहा है ये अतिक्रमण? पटवारी नगला गली नंबर 6 के सामने। ये आप बता रहे हैं कौन से इसमें आता है गाँव में? ये प्रधानी में आता है, प्रधानी लगती है? पंजीपुर प्रधान। कंट्रोल रूम 1533 शिकायत पत्र के आधार पर
यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि रोड के आगे, नाले के आगे काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को हटाया जाए। सहायक नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर नाले के आगे जो अतिक्रमण है उसको हटवा रहा है। तो अब तक कितने चालान काटे हैं? चालान अभी तक तो 3-4 चालान काटे। आपके साथ अधिकारी कौन घूम रहे हैं इस समय? हमारे अधिकारी आ रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके आदेश पे। अधिकारी क्या आ गए यहाँ पर? अधिकारी के आदेश पे काम कर रहे हैं सर। साथ में कोई अधिकारी नहीं है आपके? हमारे आरआई हैं, एसएफआई हैं। एसएफआई आरआई है साथ में? जी सर। तो कहाँ से कहाँ तक चलाए आपकी रोड आपका? ये साहब नगला पटवारी से लेके और आगे नाले तक चलाएंगे जो निकल। कितने अब तक चालान काट चुके हैं आप? 3 चालान काटे सर। 3 चालान काट चुके हैं। एक रोडी बदरपुर जो सीएचडी वेस्ट के, और बाकी जो नाले के आगे जो अतिक्रमण कर रहा है उनके खिलाफ। तो ये खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जो चालान है वो दुकानदारों के किए गए हैं और जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का लगातार यही कहना है कि जब अलीगढ़ में जल जमाव की बात आती है तो इन अधिकारियों के द्वारा किसी तरीके की निजात नहीं दी जाती है। वहीं अगर अतिक्रमण की बात आती है तो अतिक्रमण हटाओ जो अभियान है वो इनके द्वारा चलाया जाता है, लेकिन हमारी जो जन सुनवाई है, जन समस्याएं हैं, उनका समाधान किसी की भी ओर से नहीं किया जाता है। वहीं आपको बताते चले ये जो तमाम चालान काटे गए हैं वो नगर निगम की ओर से काटे गए हैं और जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जो अतिक्रमण किया हुआ है, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है, उन दुकानों पर जेसीबी को चलाया गया और साथ ही साथ 3 से 4 चालान काटने की जानकारी भी दी गई। बिहार के नालंदा में परवलपुर थाना क्षेत्र इलाके में शादी का झांसा देकर शादी से मुकरना एक युवक को महंगा पड़ गया। जी आपको बताते चले कि गुस्से में प्रेमिका ने युवक को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जबरन थाने लेकर आई और रास्ते भर शोरगुल सुन किसी ने इसकी सूचना दोनों परिवार वालों को दे दी, जिसमें कि आपको बताते चले कि सूचना मिलने पर परिवार वाले भी पीछे पीछे थाने पहुंच गए। मुखिया के पहल पर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद पास के मंदिर में शादी करवा दी गई और इसी थाना इलाके के फतेहापुर निवासी प्रीति कुमार ने बताया कि कई साल से युवक उससे प्यार कर रहा था और इस दौरान उसने उसके साथ कई बार अश्लील वीडियोस भी बनाए और इसी का फायदा उठाकर बार बार उसका साथ जो है उसके द्वारा शारीरिक संबंध बना रहा था। वहीं आपको बताते चले युवती के द्वारा यह भी बताया गया है कि युवती जब शादी का दबाव बना रही थी तो वह शादी से मुकर गया और इसी दौरान युवती के परिवार वालों को जब इस पूरी बात की जानकारी मिली तो उसने उसकी शादी जो है दूसरी जगह पर तय करवा दी थी। शादी तय होने के बाद प्रेमी ने अश्लील वीडियो उसके ससुराल वालों को भेज दिया, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। शादी टूटने के बाद दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि दूसरों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लड़की के साथ मारपीट भी की गई है। गांव में परिवार वालों के बीच पंचायती हुई और कहा गया कि यदि दोनों कभी भी एक दूसरे को फोन करते हैं तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसे पंचायत के बाद दोनों अलग अलग हो गए। युवती रिश्ते की भाभी के यहाँ पर जो है पटना चली गई थी और जिसके बाद यहाँ कुछ महीने बाद फिर युवक उसे फोन कर रिश्ते की दुहाई देते हुए अपनी ननिहाल लेकर चला गया और जहां करीब 1 सप्ताह तक पति पत्नी की तरह रहने के बाद फिर से शादी से इनकार करने लगा और इसी से आक्रोशित प्रेमिका ने उसे थाने लेकर वह पहुंच गई और जहां यौन शोषण के केस के डर से युवक के परिवार वालों ने शादी के लिए हाँ कर दिया और दोनों की राजी खुशी से शादी होने के बाद युवती अपने पीहर चली गई। कहाँ घर है? फतेहपुर। तो अब शादी करने के लिए तैयार हो? तैयार है ना? हम बस इतनी चाहते हैं कि इसको शादी करें। आज लेके मेरा शादी है ना, फोटो वायरल कर दिया, मेरा शादी ही कारण कट गया मेरा शादी। वायरल क्यों किया? लड़का किया वायरल। अच्छा। उसके बाद पंचायती हुआ कि लड़की कॉल करेगी तो लड़की के पिताजी 1 लाख देंगे, लड़का कॉल करेगा तो लड़का के पिताजी 1 लाख देंगे। उसके बाद हम चल गए अपना पटना भाभी ठान काम करने के लिए। उसके बाद गया मतलब सिम चेंज कर लिया था।
तो वही सेम से फिर कॉल किया, बोला ना किसी चलो मेरा साथ, नहीं जाओगी ना तो फिर तुम्हारा फोटो वायरल करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो हम डर से आए, अखनी बोला करवे नहीं करेंगे। अब कितना दिन तुम इसके साथ रही हो? इसको साथ हम रह गए हैं 5 दिन। 5 दिन ले जाके रखा? नानी के घर रखा हमको, ले जाके रखा जी। आप सब कहता शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ओ, क्या नाम है उसका? रंजन कुमार। कहाँ घर है उसका? फतेहपुर। और तुम्हारा घर कहाँ? फतेहपुर। हम बस इतने चाहते। वहाँ लड़का लड़की दोनों पकड़ा था। हाँ। तो वहाँ क्या इसकी शादीशुदा नहीं, तो फिर अपने लड़का के अच्छा की शादी करेंगे मंदिर में। तो जाके मंदिर में शादी खुशी मन से किया, परपुर मंदिर में। परपुर दोनों के मर्जी से शादी हुआ? आप लोग खुश है ना? जी हाँ। चलिए, काहे थाना गए थे, क्या मामला था? नहीं चाह रहा था क्या? नहीं कर रहा था पहले के लड़का वाला। अच्छा, कि नहीं हम करेंगे शादी। फिर जड़ धकड़ पकड़ हुआ तो क्या जचने लगा कि हाँ शादी हम करेंगे। वहाँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कि आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बताते चले कि फांसी के फंदे से लटकता हुआ युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भी आगे भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला और जिसके बाद परिवार के बीच मातम पसर गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है और जिसमें युवक की पहचान भी जो है वो कर ली गई है और जिसके बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मच गया। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बताते चले कि बछरावा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और युवक के शव मिलने से पूरे इलाके में फिलहाल सनसनी का माहौल बना है। बिहार के सहरसा जिले के कनरिया थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटकांड का 48 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, लूट की 6,000 रुपए नगद की राशि बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि सदर थाना परिसर में डीएसपी मुकेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर के डीएसपी मुकेश ठाकुर ने जानकारी दी कि 9 अगस्त को कनरिया थाना अंतर्गत एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना को लेकर कनरिया थाना को 10 अगस्त को सूचना दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और उसी एसआईटी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का 48 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया गया। तो 2024 को कनरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की घटना कारित हुई थी और इस घटना की सूचना थाना को 10 अगस्त 2024 को दी गई और प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के तुरंत बाद जो है पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का 48 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है सुवंत कुमार, पेशर जिनेंद्र सिंह जो कि ग्राम बेलवारा के रहने वाले हैं और दूसरे हैं संजीव कुमार, पेशर सूलो सिंह, ये भी ग्राम बेलवारा के रहने वाले हैं। घटना में 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस, इसके साथ साथ जो है ये लूट की घटना 15,900 रुपये की लूट हुई थी, जिसमें से 6,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। अगस्त 2024 को कनरिया थाना
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को कशूरविवाह सांस्कृतिक उत्सव में 10,000 युवतियों ने एक साथ अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो यहाँ आपको बताते चले कि यह महोत्सव प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, सुलेख और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर की जीवंत परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। बारामूला में 10,000 युवतियों ने एक साथ लोक नृत्य में हिस्सा लेकर समा बांध दिया और न केवल समा बांधा बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य का रिकॉर्ड था और जिसमें कि आपको बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन चिनार कोर के डेगा डिवीजन के बारामूला जिला प्रशासन और इंद्राणी बालन फाउंडेशन के सहयोग से तो वहीं आपको बताते चले कि यह आयोजन 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश में हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आक्रोश जताते हुए लखीमपुर शहर स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की। बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ करने वालों को भारत देश से बाहर निकालने की भी मांग की गई। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखा गया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस समय हालात बने हुए हैं तो उसके अब हमारे देश में भी देखने को मिल रही है, जहां आपको बताते चले कि भारत के देश कोने कोने से जो हिंदू संगठन हैं वो अब आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हमारे भारत में हैं, जिनके जो द्वारा घुसपैठ की गई थी, उनको देश से बाहर निकाला जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार हिंदू संगठन यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं पर हमारे पड़ोसी देश में उन पर अत्याचार किया जा रहा है वह सहनीय नहीं है। यदि सरकार यानी कि भारत सरकार कोई उचित या फिर ठोस कदम नहीं उठाती है तो आगे हिंदू संगठनों के द्वारा प्रचंड प्रदर्शन जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिसको लेकर तमाम जो तस्वीरें हैं वो अब देश के कोने कोने से भी सामने आने लगी हैं, जहां पर हिंदू संगठनों के नेताओं के द्वारा लगातार यही मांग की जा रही है कि रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और जिसमें कि आपको बताते चले कि उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के खनेड़ इलाके में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई थी और अब यहां पर दोबारा से मुठभेड़ जारी हो गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया कि लगातार उन आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही है जो 4 दिन पहले खनेद इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच थोड़ी गोलाबारी के बाद भाग गए थे और जिसके बाद से ही आपको बताते चले कि लगातार सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जिसमें लगातार उन आतंकवादियों की खोजबीन जारी है।
आजादी की लड़ाई के दौरान 82 वर्षों पूर्व देश पटना सचिवालय में झंडोत्तोलन के लिए शहीद हुए अमर जवानों को उनकी शहादत के लिए याद किया गया। जहां आपको बताते चलें कि आज विभिन्न स्थानों पर जहां उन्हें नमन कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं शहीदों में एक शहीद जगतपति कुमार की शहादत आज भी औरंगाबाद जिले के लोगों को गौरवान्वित महसूस करवाती है और उनकी 82वीं पुण्यतिथि पर पूरा औरंगाबाद उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। शहीद जगतपति का जन्म औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के अंतर्गत खरांटी गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय मात्र 19 वर्ष के थे और 11 अगस्त 1942 को पटना में युवकों की एक टोली ने सचिवालय के भवन पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी और उस वक्त जगतपति कुमार पटना में रहकर बीएन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान अंग्रेजों की पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां भारी बारिश के बीच खेत में गए किसान पर आकाशीय बिजली गिर गई। वहीं आपको बताते चले कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 40 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोंगवा का पूर्वा मजरे छतैया गांव का है, जहां पर पूरन यादव पुत्र रामेश्वर यादव धान की फसल को देखते हुए खेत में गए हुए थे और तभी अचानक भारी बारिश के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ किसान के ऊपर आकाशीय बिजली पड़ी, जिसमें कि आपको बताते चले कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल किसान को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि किसान की मौत से परिवार के बीच कोहराम पसर चुका है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार अनिल पाठक ने किसान की मौत होने पर उनके परिवार को किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। बिहार शरीफ और सदर अस्पताल के समीप सड़क किनारे लगे प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों पर फाइन किए जाने के विरोध में एम्बुलेंस चालकों ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि चालकों के आंदोलन का भाकपा पार्टी के नेताओं का भी साथ मिल रहा है और पार्टी के शिव कुमार यादव ने बताया कि पिछले 8 अगस्त को सड़क किनारे खड़े एम्बुलेंस चालकों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा सड़क जाम करने, कागजात नहीं रहने का आरोप लगाकर फाइन वसूला गया है और जबकि सारी गाड़ियां सड़क के किनारे पर खड़ी थी और इससे किसी तरह का कोई जाम नहीं हो रहा था। अस्पताल के आसपास ही रहने पर ही हम मरीजों को कहीं जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं और इसी से हमारी रोटी चलती है। कृषि विभाग वाला रोड में लगा रहे हैं, यहाँ से अभी हम लोग को हटाया जाए, हटा दिया गया तो हम लोग फिर आगे आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन करेंगे? किस तरह के हड़ताल कर देंगे, पूरे चक्का जाम पूरे नालंदा जिला में चक्का जाम करा देंगे सर। क्या नाम? यदि कोई मरता है उसका जिलाधिकारी और डीटीओ साहब इसका जिम्मेदारी होगा सिविल सर्जन। क्या नाम? सदर हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं लगने दिया जा रहा और प्राइवेट गाड़ी वहाँ लगने। आज हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिस के बगल में प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी लोग, उनके चालक लोग एक मीटिंग किए हैं। विगत दिनों 8/8/2024 को जिला अधिकारी के आदेश पर जिला के डीटीओ पदाधिकारी ने हम लोगों को फाइन काट दिया और फाइन ये कह करके काटा गया कि जिला अधिकारी का आदेश है, आप लोग जाम लगाते हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि हम लोग एम्बुलेंस कर्मी जो मरीज लोग हैं, जो जिले से दिखाने के लिए सदर अस्पताल में आते हैं, उनकी जान बचाने के लिए, उनके परिवार के सहयोग करने के लिए
हम लोग 24 घंटे तत्पर हैं, न कि जाम लगाने के लिए तत्पर हैं। हम लोग से भूल बस, अज्ञानता बस मेन रोड में कुछ गाड़ियां खड़ी रह गई, जिसको बर्बरता पूर्वक जिला अधिकारी के आदेश पर डीटीओ साहब ने हमको फाइन ले लिया, जो कि उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है, जिसको हम लोग विरोध करते हैं। रणनीति क्या बनाए हैं? और आज हम लोग मीटिंग में तय किए हैं, एक आवेदन दे रहे हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर के रोड में, जो कट रोड, साइड रोड कहा जाता है, बगैर ऑफिस को बाधा पहुंचाए हुए इस रोड में हम लोग गाड़ी अपना लगावेंगे और किसी को क्षति नहीं करेंगे। बिहार के सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीती रात रविवार को पति पत्नी बम मुंगेर घाट से जल लेकर सहरसा जिले के बलवा हाट स्थित बाबा मटेश्वर धाम मंदिर, जो कि छोटे देवघर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहां से जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे कि जहां रास्ते में सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरगामा रेलवे ढाला के समीप ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही सलखुआ थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राजकुमार यादव, उम्र तकरीबन 45 वर्ष, पिता बुच्ची यादव के रूप में हुई है। मुंगेर घाट से आ रहा था जल लेकर, बाबा मटेश्वर धाम जाएगा जाने के लिए, उधर से ट्रेन आया, इसको धक्का मारा, वहाँ मौत हो गई। आप कौन है मृतक के? हम चचेरा भाई है। मुंगेर पत्नी आ रही थी बम से, आई गया था बेचारा देखने के लिए, थोड़ा दूर आके देखे हम कि वो जो है ना आ रही है, उसको थोड़ा दूर जाकर देख ले, क्या अंधेरी रात है। उसी रास्ते में जा रहा था, वो लोग तो मालगाड़ी आ रही थी, उसी में जो है ना उसको हल्का ठोकर लगा, वही पे डेथ कर गया। तो कहा जाए मालगाड़ी के ठोकर लगने से इस व्यक्ति की मौत हुई है? क्या कहाँ पे ये घटना हुई है? ये गोरगामा ढाला से करीब आधा किलोमीटर दक्षिण हुआ। क्या नाम है मरने वाला का? राजू कुमार यादव। राजू कुमार यादव। अगली खबर भी बिहार के सहरसा से ही है, जहां पर सांप काटने का सिलसिला बदसूर जारी है। आपको बताते चले कि बीते शनिवार को भी एक 8 वर्षीय बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई थी और इसी कड़ी में बीते देर रात रविवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति को सांप ने काट लिया और आनन फानन में परिजनों के द्वारा नजदीक के पीएचसी में उसे भर्ती कराया गया और जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और जहां पर इलाज के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं घटना सहरसा जिले के सलखुआ थाना अंतर्गत मट्ठा गांव वार्ड नंबर 1 की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रामोत्तार पंडित का पुत्र जनार्दन पंडित के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी बीच मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर और पार्टी के सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार की ओर से बयान दिया गया कि मुझे लगता है कि अगर किसी ने महाराष्ट्र की राजनीति की छवि को धूमिल किया है तो वह संजय राउत और उद्धव ठाकरे हैं। संजय राउत ने बिना मर्यादा के बात करना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने तू तू मैं की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। महाराष्ट्र के लोगों की चिंता जायज है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संस्कृति को एक तरीके से उसको काला कर देना, कालिक पोतना, ये काम अगर किसी ने शुरू किया तो उबाटा शिवसेना ने किया।
इसके जनक संजय राउत है। अश्लील भाषा में बोलना, गाली गलौज करना, कमर से नीचे की बात करना, ये महाराष्ट्र के राजनीति में संजय राउत छोड़कर ना आज तक किसी ने किया ना कोई करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इसके लिए महाराष्ट्र की राजनीतिक सभ्यता को काली पोंछने का पहला काम संजय राउत ने किया। दूसरा, उबाटा शिवसेना ने वोट बीजेपी के साथ लेना, सरकार कांग्रेस के साथ करना, शरद पवार जी के साथ करना, ये राजकीय व्यभिचार के जनक उबाटा सेना है, धोखाधड़ी के जनक उबाटा सेना है। ये महाराष्ट्र की जनता ने पहली बार देखा। तीसरी बात, जिस तरीके के भाषा का प्रयोग उद्धव जी चुनाव आने के पहले, जिसको हमरी तुमरी लेना देना ऐसी बात, या तो तू रहेगा या तो मैं रहेगा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो महाराष्ट्र कभी सुनता नहीं है, वो उद्धव जी ने शुरू की है। उसके कारण उद्धव जी ने स्वयं महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को कालीमा लगाया है, कालोखी लगाई है। और अंत में जिस प्रकार से राज ठाकरे जी के दौरे पर उनके व्हीकल्स पर अटैक करना, सुपारी डालना, मैंने परसों भी कहा था, जब तक राज ठाकरे चुप है, मैं उनको जानता हूं, उनका स्वभाव भी जानता हूं, तब तक ठीक है। आज उन्होंने जो उनके मन सैनिकों ने जो प्रतिक्रिया दी और एक तरीके से गोबर और नारियल से स्वागत राज ठाकरे जी के लोगों ने उद्धव ठाकरे जी का किया, उसके बाद जो चुप्पी उद्धव ठाकरे जी ने और संजय राउत ने ली है, वो स्पष्ट दिखाई देती है कि उबाटा सेना की अब राजनीतिक दृष्टि से फट गई है। वो डरे हुए हैं और ये महाराष्ट्र पूरा देख रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एसडीएम के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया और उन्होंने जानकारी दी कि आज जिला ऊना में बारिश से काफी नुकसान हुआ है और अब तक 3 शव बरामद हुए हैं और जिसमें कि एक बच्चे का लापता होने की सूचना मिल रही है। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि एसडीआरएफ भी मौके पर मौजूद है। आज हमारे जिला ऊना में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी बाकी बात है, हमारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पर ही मैंने भी देखा तो काफ़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बहुत नुकसान हुआ करोड़ों का। और अभी हमारे यहाँ पे 3 जो है डेड बॉडीज भी रिकवर हुई है और एक बच्चे के अभी मिसिंग होने की भी हमारे पास खबर है, जिसके लिए हमने एसडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिया। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जितना जो लोग हैं उनको, जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम रिलोकेट करके उनके खाने पीने और रहन सहन उस चीज़ का हम अभी इस टाइम पे ख्याल रख सकें। इसके अलावा अभी एक खबर हमें आई थी, हमारे पहला के जो है वासी वो जेजो के पास एक हादसे में उनकी जो है गाड़ी खड्ड में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और इसमें हमारी जो टीम है वहाँ पे उनके साथ मौजूद है और जो बॉडीज़ हैं उनको होशियारपुर में सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है। वहाँ से उसके बाद वो हम उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जो है पूरा प्रशासन इसमें यही कोशिश कर रहा है कि जो हमारे लोगों को राहत कार्य हो सके और जितना भी हमारा जो नुकसान के बाद जिन लोगों को इम्पैक्ट हुआ है उसमें हम उनको राहत और थोड़ी मदद जल्द से जल्द दे सकें। जो 3 आप डेड बॉडीज बता रहे हैं यहाँ पर, ये किस क्षेत्र में शेष हुई है? ये हमारी बातू बात की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ये जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर घर पे अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया में माइग्रेंट्स के लिए हमने बनाया है, वहीं पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग बह गए, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान हुआ जी, इंडस्ट्री को भी काफ़ी यही नुकसान हुआ है। वहीं पर इसमें देख रहे हैं तो बहुत ही तेज़ हवा की वजह से काफ़ी जो है जो माल की भी नुकसान, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हुआ और काफ़ी आसपास के एरिया में जो सरकारी संपत्ति है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो हम इसमें अभी हमारी जो टीम है पूरा इसमें एस्टिमेट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।